हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता, फिर ऋग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल तक देख चुके हैं। आज हम लोगों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है और वो है उत्तर वैदिक काल। हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर ऋग वैदिक काल के बाद ये हमारा चौथा चैप्टर है उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि इस उत्तर वैदिक काल को, ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसको अंधविश्वास का काल भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अंधविश्वास बढ़ गए थे। अंधविश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब वो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे बढ़े थे और क्या क्या हुआ था उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले तो ये कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है फ्रेंड्स, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। ठीक है, यानी कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम था वो उत्तर वैदिक काल के अंदर आता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें हुआ क्या क्या था उत्तर वैदिक काल में। तो चलिए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में आई जटिलता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऋग वैदिक काल जब आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा कि ऋग वैदिक काल में ज़्यादा आडंबर नहीं थे। जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, उनके लिए भी यज्ञ करना या फिर पूजा पाठ करवाना या फिर किसी चीज़ को खरीदना बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि समाज में, अब सामाजिक दृष्टिकोण से आप ऐसे देख सकते हो जैसे कि वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है वो ऋग वैदिक काल के 10वें मंडल में मिलता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में बहुत बाद में आया था और 10वां मंडल नया मंडल है जिसे बाद में जोड़ा गया। तो उस टाइम वर्ण व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं थी, अगर थी भी तो काम के आधार पे वर्णों का बंटवारा किया जाता था, ना कि जन्म के आधार पे। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये बहुत खराब हो जाती है। यहाँ पे जन्म के आधार पे एक तो विभाजन हो जाता है वर्ण का, और जो छोटी जाति के लोग रहते हैं उन्हें दास, जिन्हें दास बोलते थे, उनकी कंडीशन यहाँ पे बहुत खराब हो गई है। आगे जाके देखेंगे स्त्रियों की जो स्थिति थी ऋग वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो स्त्रियों की स्थिति भी उत्तर वैदिक काल में बहुत ही खराब हो जाती है। दूसरी राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। तीसरी जो है आर्थिक जीवन, इन सब में बहुत ही जटिलता आ जाती है। ये जो सारे जो हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन, सब में इतना आडंबर आ गया है कि ये आम लोगों के लिए इस काल में जीना बहुत मुश्किल था। अब वो हम लोग देखेंगे कैसे। देखिए, राजनीतिक संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल की छोटी जनजाति बस्तियों का स्थान तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली क्षेत्रों ने ले लिया था। ठीक है, वैदिक काल में, यानी कि आप ये कह सकते हैं ऋग वैदिक काल में जो छोटी जनजाति बस्तियां थीं उनका स्थान क्या हुआ था कि शक्तिशाली क्षेत्रों ने ले लिया था। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई एक जाति है तो उसने क्या किया, दूसरी जाति पे, दूसरी ने तीसरी पे, ऐसे लोगों ने एक दूसरे पे आक्रमण करना, लड़ाई करना, ये सब शुरू कर दिया था। और वो लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में ये सारे तब्दील हो रहे थे। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्र विस्तार की जो नीति थी वो पूरी तरह से हावी हो गई थी उत्तर वैदिक काल के लोगों पे। उसके बाद क्या है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्यमाला पर्वत, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ जो भौगोलिक विस्तार था, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था। तो उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्यमाला पर्वत, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत पे इनका। और मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि ये जो अफगानिस्तान है ये पहले भारत का हिस्सा था, बाद में जाके पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भारत से अलग हुए हैं। तो आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था वो लगभग पूरे भारत पे था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को देखते हैं उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था इसके बारे में। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। वो मैं आपको अभी बताई हूँ कि जो छोटे मोटे राज भी थे उन पे क्या नीति हावी हुई थी उनकी, कि वो क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, बड़े बड़े क्षेत्रों में अपने राज्य को ये तब्दील करना चाहते थे। विदत लगभग समाप्त हो गया। जब हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे हमें ये वर्ड मिला था, ये शब्द मिला था विदत। विदत क्या थी दोस्तों? विदत जो थी एक विद्वानों की सभा थी। ठीक है, विदत में विद्वानों की सभा होती थी और यहाँ पे अलग अलग जगहों से बहुत सारे विद्वान आते थे और बैठते थे और यहाँ पे वाद विवाद होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि विदत को समाप्त ही कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि अगर विद्वानों की सभा ही समाप्त हो जाएगी तो कंडीशन कैसी होगी। जब विद्वान ही नहीं रहेंगे, जब अच्छे लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ की कंडीशन कैसी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा सभा समिति का भी प्रभाव कम हो गया। ऋग वैदिक काल में सभा समिति क्या करती थी कि अगर राजा कोई गलत काम कर रहा है या फिर अगर राजा ने कोई गलत निर्णय लिया तो सभा समिति को अधिकार था कि वो अपनी मंत्री परिषद की बैठक बुलाएं और फिर राजा को सलाह दे सकते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सभा समिति का प्रभाव कम हो गया है। और कम होने के कारण क्या हुआ, राजा जो था वो अपनी मनमानी कर सकता था और वैसा करता भी था, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे जिन्हें जन बोलते थे ने आपस में मिलकर क्या किया कि जनपद का रूप धारण कर लिया। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटे छोटे कबीले थे, जनजातियाँ थीं, जातियाँ थीं, उन लोगों ने क्या किया, ये जो छोटे छोटे कबीले थे, एक कबीला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसा मिलके बड़े बड़े जनपद का निर्माण होता है। तो ऋग वैदिक काल में जब हम राजनीतिक इकाई के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सबसे लास्ट जो था वो जन था। और यहाँ पे आके उत्तर वैदिक काल में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जन जो है ये जनपद में बदल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में जन किस चीज़ में बदला था, तो ये जो जन है वो आपस में मिलकर जनपद में बदल गया था। जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व क्रिया ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। देखिए, ये जो भरत है वो कबीला था और पुरु कबीला था, दोनों ने मिलकर क्या किया कि एक कुरु जनपद की स्थापना कर दी। ये जो आप देख रहे हैं कुरु जनपद, ये भरत व पुरु कबीले ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की। और आगे भी है तुर्वस व क्रिया ने मिलकर, तुर्वस और क्रिया कबीले ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना कर दी। यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो कबीले हैं वो मिलकर बड़े बड़े जनपद का निर्माण कर रहे हैं, या फिर जो छोटे छोटे जन हैं आप यहाँ पे भरत जन, पुरु जन भी बोल सकते हैं, ये आपस में मिलकर एक बड़े जनपद का ये निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में क्या थी फ्रेंड्स कि नियमित कर प्रणाली। ठीक है, नियमित कर प्रणाली हो गई। ऋग वैदिक काल में हमने देखा था कि नियमित कर की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे लोगों को अगर इच्छा होती थी खुद की तो वो उपहार स्वरूप राजा को कुछ उपहार देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यहाँ पे आते आते नियमित कर प्रणाली हो गई, यानी कि जो राजा थे उन्होंने जनता जो थी, आम जनता जो थी, उन पे कर लगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे स्थानीय सेना का अभाव था। और एक पॉइंट और है यहाँ पे फ्रेंड्स कि कर को उस टाइम बलि या भाग कहते थे, कर जो था उसको बलि या भाग बोलते थे। और अस्थाई सेना का अभाव था। यहाँ पे क्या होती थी फ्रेंड्स कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि अगर किसी से युद्ध करना हुआ तो वो सेना को उस टाइम पे ही बुलाया जाता था, जो आम जनता थी उन्हें भी बुलाया जाता था और वो युद्ध लड़ते थे, फिर अपने अपने घर को चले जाते थे। यहाँ पे कोई अस्थाई सेना नहीं थी। पहली बार राष्ट्र शब्द का जो उपयोग है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ और राजा का पद जो है वो वंशानुगत बन गया। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा का पद वंशानुगत बन गया था। वंशानुगत कहने का ये मतलब है कि अगर कोई राजा है तो राजा के बाद उस राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसके बाद फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि जो राज परिवार के जो सदस्य होंगे वही राजा बन सकते हैं।
उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं के राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, और वो क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्व का शासक था यानी कि जो पूर्व दिशा का शासक था उसे सम्राट कहते थे, जो पश्चिम का शासक था उसे स्वराट कहते थे, एंड जो उत्तर का शासक था, जो उत्तर दिशा का शासक था उसे विराट, और दक्षिण का शासक भोज कहलाता था। ये कुछ शासकों के नाम हैं, और ये शासकों के नाम के साथ साथ फ्रेंड्स ये क्या है, शासकों को उपाधि दी गई है कि उत्तर का जो शासक होगा उसे विराट बोलेंगे, दक्षिण का जो शासक होगा उसे भोज बोलेंगे, और पूर्व के शासक को, पश्चिम के शासक को, ये अलग अलग उपाधियां दी गई हैं। और यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर लेंगे फ्रेंड्स कि ये चारों दिशाओं के शासक को अलग अलग नाम दिए गए थे, लेकिन अगर कोई शासक चारों दिशाओं का विजेता होगा, ठीक है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों दिशाओं का अगर कोई शासक विजेता होगा तो उसे हम लोग एकराट कहते थे। उसका नाम था, उसे उपाधि दी गई थी एकराट की, एकराट। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके हम लोग देखेंगे भी कि जो मगध साम्राज्य के एक राजा हुए थे नंद वंश के, महापद्मनंद, उन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी, यानी कि वो चारों दिशाओं के विजेता थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख राजनीतिक अधिकारी भी हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप देख भी लें और साथ साथ इसे याद भी कर लेंगे। और वो क्या क्या है फ्रेंड्स, तो ये सेनानी, उत्तर वैदिक काल में सेनानी जो था वो सेनापति को कहते थे, पुरोहित कुल पुरोहित को, यानी पहले क्या होता था कि जो राजा थे उनके कुल पुरोहित होते थे। ठीक है, अगर राजा को पूजा पाठ यज्ञ करवाना है तो यही कुल पुरोहित उन सारे यज्ञ को, पूजा पाठ को संपन्न करवाते थे। युवराज, युवराज जो था राजा का पुत्र था। महिषी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये राजा की मुख्य रानी को बोला जाता था। सुत, सुत का मतलब होता था रथकार, रथकार जो थे यानी कि जो रथ चलाते थे, उस समय उत्तर वैदिक काल में उन्हें सुत बोलते थे। ग्रामीणी, गांव का मुखिया। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। भागदूत जो था वो कर संग्राहक था। पालागल जो था वो राजा का मित्र था। और इसके अलावा गोवी कर्तन, आखेट में राजा का साथी। आखेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो आखेट वर्ड है इसका मतलब होता है शिकार करने वाला। ठीक है, आखेट का मतलब होता है शिकारी, शिकार पे जाना, इसको आखेट बोलते हैं। तो गोवी कर्तन जो था वो आखेट में राजा का साथी होता था, और छता जो था उसे प्रतिहारी कहते थे, और अक्षावाप वो द्यूत कीरा में राजा का साथी होता था। इन सभी, ये जो 12 अधिकारी हैं, इन सभी का जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में कृषि और सिंचाई से संबंधित भी बातें की गई हैं। तो ये थी कुछ उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में, कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। और ये मैं आपको पहले बताई हूँ कि उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था, जो सामाजिक स्थिति थी, वो उसका लेवल जो है वो काफ़ी नीचे गिर गया था। तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। देखिए, उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 4 वर्ण थे फ्रेंड्स, यहाँ पे काम के आधार पे ना होकर ये जन्म के आधार पे इनका वर्ण निर्धारण होता था। जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया था। वैश्यों को अनस्य बलिकृता, यानी कि राजा को कर देने वाला कहा गया है। जो वैश्य थे उनको अनस्य बलिकृता, राजा को कर देने वाला कहा गया है। यानी कि जो राजा को जो कर देते थे वो सिर्फ वैश्य दे सकते थे। ठीक है, जो वैश्य जो लोग थे वो राजा को कर देते थे, और जो शूद्र थे फ्रेंड्स, इनका काम लोगों की सेवा करना था। और वैश्य की श्रेणी में व्यापारी, किसान वर्ग के लोग, ये जो लोग थे ये लोग वैश्य की श्रेणी में आते थे, और यही राजा को कर भी देते थे। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का सबसे पहले उल्लेख जो है वो जाबालो उपनिषद में हमें मिलता है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे आप समझ लो कि उत्तर वैदिक काल में जो है वो 4 आश्रम की जानकारी मिलती है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम,
एक गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो है वो संन्यास आश्रम। ठीक है, और ये चारों आश्रम जो है वो कहाँ लिखा गया है, कैसे जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी जो है चारों आश्रम के बारे में वो मिलता है जबालो उपनिषद से। जबालो उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती है। उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही था, शूद्र और महिलाओं को नहीं। यहाँ पे माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे शूद्र। ठीक है, उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को था, लेकिन शूद्र और महिलाओं को नहीं था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप बात करें ऋग वैदिक काल की, अगर आप बात करें ऋग वैदिक काल की, ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की भी, जो लड़कियां थी उनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उत्तर वैदिक काल में आते आते खत्म हो गया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भी शूद्र के समान ही समझा जाता था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है, और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा एवं मदिरा के समान माना गया है। ये सब पॉइंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है, तो ये सब जो नाम है बुक के, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर मैत्रायणी संहिता, ये सब नाम आप याद रखेंगे और उसमें फैक्ट क्या दिए गए हैं ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, कहीं अच्छी बातें कही गई हैं और कहीं पे बुरी बातें भी कही गई हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखें तो ज़्यादा जगहों पे जो स्त्रियों की, जो महिलाओं की स्थिति थी, वो आपको उसका स्तर आपको नीचे ही दिखेगा। उत्तर वैदिक काल में भी कुछ विदुषी महिलाएं थीं। ठीक है, इन सब के बावजूद भी उत्तर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं थीं, जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वनवा, कात्यायनी इत्यादि। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, या फिर पूछा भी गया है कि उत्तर वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं के नाम बताएं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपकी जो आंसर है वो गलत नहीं होंगे। इस काल में गृहस्थ आश्रम में कुछ यज्ञों को करना अनिवार्य कर दिया गया था, और ये यज्ञ क्या थे? त्रिऋण का विधान था, पंच महायज्ञ का विधान था, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। ये सब भगवान को खुश करने के लिए, ठीक है, ब्रह्मा को खुश करने के लिए, देव यज्ञ अन्य देवताओं को खुश करने के लिए, पितृ यज्ञ जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको खुश करने के लिए, भूत यज्ञ ये किया जाता था समस्त जीव जंतुओं के लिए, जितने भी संसार के जीव जंतु हैं उन सब के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार के यज्ञ जो थे वो गृहस्थ आश्रम में ये अनिवार्य कर दिए गए थे, और जो आम जनता थी जिनके पास पैसे नहीं थे वो बहुत ही, ये जो अनिवार्य किया गया था इन यज्ञों को करना, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, जिसका ये कारण हमें मिलेगा आगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका असर हमें देखने को मिलेगा। नैष्ठिक, एक वर्ड आता है नैष्ठिक, ये क्या था? जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाला पुरुष है। वैसा पुरुष जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें नैष्ठिक। ब्रह्मवादिनी, जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री। ठीक है, उपकुर्वान, निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री को उपकुर्वान कहते थे। सद्योवधू, विवाह पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री को सद्योवधू कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह चरम पर था। इसके अलावा सती प्रथा का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाल विवाह, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, और इसके अलावा सती प्रथा का भी यहाँ पे उल्लेख मिला है, यानी कि जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी नीचे यहाँ पे गिर रही है। और उसके अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अतरंजी, खेरा एवं अही क्षेत्र से चूल्हों की लंबी कतारें प्राप्त हुई है। ऐसा माना गया है कि संयुक्त परिवार का निवास था या फिर सामूहिक भोज के लिए चूल्हे बनाए गए थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये जो संयुक्त परिवार का निवास था, यानी कि कुछ बड़ी फैमिली होगी उसका यहाँ पे निवास स्थान था, इसलिए ये चूल्हे एक जगह पे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। और ये जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, इसका प्रचलन यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ था। तो एक अच्छी चीज़ भी यहाँ पे हुई थी।
लोगों ने ऐसा माना है कि या तो संयुक्त परिवार का निवास स्थान था या तो सामूहिक भोज के लिए ये चूल्हे बनाए गए रहे होंगे। और ये कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेरा। और ये अतरंजी खेरा जो है फ्रेंड्स वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और अही क्षेत्र भी ये यूपी में ही है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग को देखना है वो उत्तर वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक जीवन है। और भी आगे हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ।